प्रोफेसर शशि शेखर सिंह सर, जिस तरीके से अभी सोनवने जी बता रहे हैं वहां पे शरद पवार को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज की जो ईडी से सेफ करने की बात कर रहे हैं। जब ईडी की बात हुई थी, जब शरद पवार की बात होती है, शरद पवार खुद जो है चैलेंज करके वो पहुंच जाते हैं वहां पर कि भाई लो भाई हम आ गए, हमारी जांच कर लो, जब जांच की बात होती है। खैर, अभी जो ये नया ऐलान शरद पवार ने किया है सर, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका जो पूरी सियासत है, जब लोकसभा चुनाव तक की अगर हम बात करने लगे, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के इस पूरी सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनीति में नित नए खेल होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था 2022 में जून के महीने से लेकर, तो लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति को, पूरे देश की राजनीति का कहीं न कहीं केंद्र बिंदु भी बना देता है। रही बात शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद जिस प्रकार से उन्हें मनाया गया और अब जो उन्होंने घोषणा की है, तो एक तो जो पार्टी के अंदर का अंतर कलह है वो इंटरनल मैटर है उनका, लेकिन निसंदेह किसी भी पार्टी का इंटरनल मैटर वो इंटरनल मैटर रहता नहीं है। निसंदेह उसका प्रभाव जो है राजनीति पर या जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही होती है उस पर होती है। तो अब सवाल है कि अभी उन्होंने अपनी पुत्री को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, प्रफुल्ल पटेल को भी घोषित किया, तो अजीत पवार की क्या स्थिति है? जो पार्टी के अंदर जो है नेतृत्व के लिए जो संघर्ष है, यानी कि पारिवारिक कलह जो है, उसका असर अब क्या होगा देखना होगा। पहले भी आप जानते हैं कि अजीत पवार का जो अपना पॉलिटिकल बिहेवियर रहा है वो निरंतर जो है संदेह के घेरे में रहा है, और उस बार भी किस प्रकार से शरद पवार जी ने इसी प्रकार से एनसीपी के विघटन को बचाया था और अजीत पवार को पुनः एनसीपी में उन्होंने लाने की जो कोशिश की वो उसमें वो सफल भी रहे। इस मामले में शरद पवार जी मास्टर हैं, नो डाउट। लेकिन ये भी तय है कि जो महाराष्ट्र की आज राजनीति है, जो एक नई बात ये हो रही है कि वह शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी के बीच में भी मतभेद उभर करके आए। कहीं कहीं मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा ही अगर ये कहा जा रहा है कि आपस में बहुत जो है वो अच्छे संबंध नहीं है और इसका असर जो है वहां की राजनीति पे होगा, तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ महाराष्ट्र में घटित हो रहा है और अगर दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है तो उसका भी प्रभाव होगा। इधर अजीत पवार साहब जो एनसीपी में स्थिति बन रही है, अगर वहां कोई भी विघटन की स्थिति बनती है तो वहां क्या असर होगा, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन यह भी तय है कि शरद पवार साहब जो हैं, एक तरफ विपक्षी एकता की भी दुहाई बीच बीच में देते रहे। अभी उन्होंने कहा था कि एंटी बीजेपी वेव है, यानी कि जो बात एक स्टेटमेंट उनका आया था, और 23 जून को वो पटना भी जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नाव पर वो ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है क्या संभावना वहां बनेगी और उन पर उनका क्या जो है अगला कदम होगा, ये भी देखने की आवश्यकता है। रही बात की महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसा हमारे पूर्व साथी ने कहा कि बीजेपी बहुत बदनाम हो चुकी है। बीजेपी तो धीरे धीरे कर्नाटका में बदनाम हुई, 40% कमीशन, फिर कर्नाटका की जनता ने बीजेपी को कैसे नकारा और कांग्रेस की वहां बहुमत की सरकार बनी। तो महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी की स्थिति लगातार वहां की जनता की नजरों में बदनाम होती जा रही है तो उसका भी राजनीतिक प्रभाव तो होगा। और यदि इस बीच में शिंदे और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति में कुछ भी संभावना बनती है और उधर अजीत पवार को लेकर के अगर बीजेपी से कोई साठगांठ, कुछ लोगों के साथ साठगांठ की संभावना बने, तो ये नई प्रकार की परिस्थितियां तो महाराष्ट्र में हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कुछ भी घटित होने वाला नहीं है जो बहुत यानी कि शिंदे सरकार को खतरा हो जाए। दूसरी तरफ जो है वो कहीं न कहीं शरद पवार साहब जो हैं इस प्रकार के कोई कदम उठा लें कि भाई वो जो पूर्व में ईडी का डर उनको था या उनके पार्टी के लोगों को, और किसी प्रकार से वो खतरा कुछ समय के लिए टल गया। मुझे लगता है इन तमाम चीजों के बावजूद भी
वैसे तो मैं राजनीति में किसी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यह भी तय है कि 2024 का जो चुनाव है और 2024 के उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उसमें शरद पवार साहब भी अपनी भूमिका को तलाश भी रहे हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है भी, एक सीनियर लीडर के नाते भी और बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जो उनकी अपनी छवि है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को भी समझने की जरूरत है और विपक्षी एकता को लेकर के जो प्रयास हो रहे हैं उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में खास करके एनसीपी और शरद पवार जो हैं विपक्षियों के साथ यानी विपक्षी एकता के पक्ष में ही जाएंगे और उससे विपक्षी एकता को मजबूती ही मिलेगी, मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में तुरंत कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला या सरकार को कोई खतरा होने वाला है, कम से कम मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यद्यपि वहां संकट है, लेकिन कोई संकट इस स्थिति में पहुंचने की स्थिति में नहीं है कि उसका सरकार पर असर हो। धन्यवाद। प्रोफेसर सर, जो हम बात कर रहे थे औरंगजेब की, अब टीपू सुल्तान से लेकर के और औरंगजेब तक का सफर भाजपा ने तय कर लिया। औरंगजेब को वो महाराष्ट्र के चुनाव में लेकर के आ गए। सर अगर हम पीछे जाकर के देखें तो ये जो बात होती थी, जैसे औरंगजेब की बात हो रही है, शिवाजी की बात हो रही हो, जो शिवाजी महाराज हो, उस समय सर जो युद्ध होते थे वो दो राजाओं के युद्ध हुआ करते थे। अब जो ये सीन बनाया जा रहा है वो केवल और केवल हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा करना है और मुस्लिम को हिंदू के अगेंस्ट खड़ा करना है। सर ये इतिहास के इस तरीके के जो उदाहरण हैं, इनको ला करके आज इस तरीके के ध्रुवीकरण को बनाना, ये सियासत की कितनी बड़ी जरूरत हो गई है? ये जरूरत है सर या फिर इनकी मजबूरी है? इसके अलावा क्या रास्ते अभी और हैं? जैसे सोनामनी जी से मेरी बात हो रही थी, जिस तरीके से वो कह रहे थे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता ये एक राजनीतिक विषय है, ये धार्मिक विषय नहीं है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे कम्युनलिज्म का और उससे संबंधित जो दंगे हुए हैं या जो दंगे कराए जाते हैं, ये सामान्यतः धार्मिक दंगे नहीं है। अगर इसका आप अध्ययन करेंगे, ये इसका मतलब है कि सांप्रदायिक दंगों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरी बात, उसी से संबंधित बातें हैं। भारत में सांप्रदायिक आधार पर आप विभाजन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको यह समझना होगा कि इतिहास को आप तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे ताकि जनता में भ्रम फैला सकें आप। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राजाओं के बीच का संघर्ष या शहंशाहों के बीच का संघर्ष वो राज्य सत्ता का संघर्ष है, और राज्य सत्ता के संघर्ष में कहीं भी धर्म के आधार पर उस प्रकार का विभाजन नहीं दिखाई देता है। अन्यथा आप भारत के इतिहास में ही देख लीजिए कि भारत में क्या मुस्लिम राजाओं ने मुस्लिम राजाओं से शासन या शहंशाहों से युद्ध नहीं किया है? आप बाबर के विषय में बार बार ये जिक्र करते हैं, तो बाबर जब आए थे तो कौन था यहाँ का शासक? वो तो इब्राहिम लोदी था, कोई हिंदू शासक तो था नहीं। तो वो किस प्रकार का संघर्ष था? दूसरी तरफ बाबर को आमंत्रित करने वाले राणा संग्राम सिंह भी थे, जो हिंदू शासक थे। तो सवाल, और एक साल के बाद राणा संग्राम सिंह का और बाबर का युद्ध हुआ, खंडवा का युद्ध जानते हैं 1527 में, किस बात के लिए? तो एक तो ये बात समझने की आवश्यकता है। दूसरा ये भी, आप औरंगजेब या टीपू सुल्तान, चूंकि ये मुस्लिम शासक हैं और चूंकि मुस्लिम शासकों को जब तक आप केंद्र में नहीं लाएंगे तो हिंदुओं को संगठित करने या ध्रुवीकरण करने की जो आपकी कोशिश होती है वो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो औरंगजेब जो है इतिहास में भी कई बार अपनी जो भी उसकी नीतियां रही उसकी कई आलोचनाएं भी हैं, इसलिए औरंगजेब को टारगेट करना इनके लिए आसान है। उसी प्रकार से टीपू सुल्तान को टारगेट करने के पीछे उद्देश्य कुछ और है। टीपू सुल्तान ने जो जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसको कभी भी वो जिक्र या उसका जिक्र नहीं करेंगे। मैं एक और सवाल यहां करना चाहता हूं, कभी क्या भारतीय जनता पार्टी या जो आरएसएस है या जो भी इस प्रकार की हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो किसी भी हिंदू शासक के नीतियों के खिलाफ उसकी आलोचना की है उन्होंने? एक भी उदाहरण बताइए। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब का युद्ध, वो भी राज्य सत्ता का संघर्ष था, लेकिन छत्रपति शिवाजी को यह घोषित करना कि वो भारतीय समाज के नायक थे और इसलिए कि चूंकि वो हिंदू थे और उन्होंने पूरे भारत में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मराठाओं की भूमिका अगर आप देखेंगे, मराठा साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, लेकिन मराठाओं के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो उनके अन्याय और जुल्म के विषय में आप बहुत पढ़ेंगे। मराठाओं ने जिस प्रकार से कोशिश की, और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ है, उस युद्ध में मराठा की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से वो चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को एक धर्म विशेष का नायक घोषित करने के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और चूंकि आम जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित करना बहुत सामान्य सी बात है, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म एक अफीम की तरह, ये एक नशे की चीज के रूप में इस्तेमाल होता है, और उसे जो जनता की, आम जन की समस्याएं हैं, चाहे वो रोटी का सवाल है, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, किसानों के, वंचितों के, महिलाओं के, उन सवालों को वो पीछे ढकेल देती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश, भारतीय जनता पार्टी तो आज है, उसके पहले भारतीय जनसंघ की नीतियों को देख लीजिए, और पीछे आजादी के पूर्व आप चले जाइए, संघ की स्थापना, तो उन स्थापना काल से अगर आप अध्ययन करेंगे तो इतिहास को एक खास नजरिए से देखने की कोशिश है, और इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मिथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और लगातार आप देखेंगे। अब देखिए, अगर आप इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वीराज के विषय में उनकी मृत्यु तो 1192 में हो गई है, लेकिन उसे अगर आप मोहम्मद गोरी को मारने वाले नायक के रूप में वो चंद्रप्रदाई के पृथ्वीराज रासो के आधार पर और फिल्म बनाते हैं, इतिहास को नकारने की कोशिश है। और एक नायक को आप, चूंकि आपको नायक चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी नायक के समाज में अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकती है। मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ बिना ध्रुवीकरण हिंदुओं का करके वो अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन क्या दलितों के सवाल पर, क्या दे आर नॉट हिंदूज, क्या वो हिंदू नहीं है? ये तय बात है कि बहुत सारे हमारे दलित भाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम हिंदू नहीं है। हमने बुद्धिस्ट, आप जानते हैं कि अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, कहा भी था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्यों? अगर हिंदू समाज अपने उन जो सामाजिक उनकी समस्याएं हैं, और जो छुआछूत से लेकर के दलितों के साथ, वंचितों के साथ जो उनका सवर्णों का आचरण रहा है, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो कैसे आप हिंदू समाज की एकता की बात करेंगे? और रही बात कि जब आप हिंदू समाज की एकता को इस आधार पर स्थापित नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप अल्पसंख्यकों के सामने हिंदू को संगठित करने की कोशिश करेंगे, यानी हिंदू समाज के अंतर विरोधों को बिना दूर किए हुए आपको लगता है कि अगर मुस्लिम का भय दिखाएंगे, मुस्लिम भारत पर जो है एक प्रकार से आबादी की दृष्टि से या किसी अन्य प्रकार से जो है वो हिंदुओं को खतरे में डाल सकता है। ये सारे जो 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 भारतीय जनता पार्टी और संघ के ये प्रयास हैं वो झूठ पर आधारित हैं, वो झूठ पर आधारित हैं। अगर आप अध्ययन करके देखेंगे तो आपको साफ साफ ये दिख जाएगा कि आबादी अगर बढ़ रही है, क्या हिंदुओं में जो निर्धन वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, जहां अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, वहां पे आबादी बढ़ रही है, तो मुसलमानों में भी आबादी बढ़ रही है, उसी प्रकार से अन्य धर्मों के लोगों में। तो मुझे लगता है कि नजरिया बहुत साफ होना चाहिए कि अध्ययन करते समय उसके मुख्य सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या अन्य कारक क्या हैं जिसके कारण कोई समाज का समुदाय या कोई समूह बैकवर्ड रह जाता है, पिछड़ा हुआ रह जाता है, किसको भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना अगर वो कोशिश करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी, संघ और जो इस तरह के हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनका पूरा का पूरा जो वो घरौंदा बनाते हैं वो ढह जाएगा। वो रेत के घरौंदे हैं, इसलिए वो उनकी कोशिश होती है। अब देखिए कि जिस तरह की फिल्में बनवाई जा रही हैं, राम सेतु को लेकर के जिस प्रकार की फिल्में, सारे मिथकों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें पैसा कौन पंप कर रहा है? इसलिए पृथ्वीराज की भी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो जिन फिल्मों को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई फिल्में उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। क्यों? इसका मतलब है कि दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने उसको स्वीकार नहीं किया है, चाहे राम सेतु का मामला हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान का मामला हो। बल्कि ये तो जो कुछ राजाओं के अच्छे नायक हो भी सकते हैं, वीर होने के कारण, बहादुर होने के, उनकी भी इमेज खराब कर रहे हैं। तो मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चाहे टीपू सुल्तान का मामला हो, चाहे औरंगजेब का मामला हो,
चूंकि हिंदुओं के, जो मूल बात मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के अंतर विरोध को दूर कर वो हिंदुओं के बीच में एक एकता स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें हिंदुओं के सामने भय दिखा करके किसी अन्य अल्पसंख्यक समूह को रखने की आवश्यकता होती है, और यही उनकी राजनीति का केंद्र है और यही करेंगे, और वो कुछ नहीं करने वाले। हाँ, कॉर्पोरेट का समर्थन लेकर के इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया पर उनका कॉर्पोरेट के द्वारा नियंत्रण हो चुका है, मीडिया झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब और इस तरह के कुछ छोटे छोटे ही सही, वही उम्मीद की किरण है, वही आशा के आप समझ लीजिए कि वो बिंदु हैं जिनको लोग देख करके तथ्य को समझ पाएंगे और तथ्य के आधार पर निर्णय कर पाएंगे और ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को, ऐसी ताकतों को चुनाव में परास्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जी सर।